हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, स्वर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो आगे जो टॉपिक रहता है हमारा वो है व्यंजन। तो बताइए बच्चे, मुझे व्यंजन क्या होते हैं? स्वर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वर्णमाला का ही टॉपिक है हमारा। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? देखिए होते क्या है, व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? हल। हल भी व्यंजन को ही बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं वो देखिए, वास्तविक जो व्यंजन होते हैं वो ये होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है, और इस हलंत को ही हम हल बोल देते हैं। तो जो व्यंजन है उनको हम हल भी बोल देते हैं। और जो ये है हमारा हलंत, ये है हमारा वास्तविक व्यंजन। जैसे ख, ख ऐसे लिखा जाएगा, ये ग, ये हमारे वास्तविक व्यंजन है। लेकिन इनका उच्चारण पॉसिबल नहीं है, इनका उच्चारण जो है वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? हलंत के साथ आप क नहीं बोल पाएंगे। बोल के देखिए, क ए की साउंड आ रही है, ख ख की साउंड आ रही है, क हलंत हम नहीं बोल सकते। इसलिए इनको बोलने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं? स्वर। जैसे हमने ऐड कर दिया अ, क्या हो जाएगा? क। ख में ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ख। ये ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? अ, स्वर है। और ख क्या बन गया हमारा? वर्ण। ख क्या बन गया हमारा? वर्ण। तो जो व्यंजन की डेफिनेशन होगी वो कहां से निकल के आएगी? यहां से, कि व्यंजन और स्वर का जो मेल है वो क्या बना हमारा? वर्ण बना। तो यहां से व्यंजन की डेफिनेशन जो है, परिभाषा है, वो क्या बनेगी? व्यंजन की परिभाषा यहां से क्या बनेगी? बताइए। जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, सहायता लेनी पड़े। यही निकल के आ रही है यहां से डेफिनेशन। जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ रही है, जिन वर्णों को बोलने में, यानी ख, ख को बोलने में ए की सहायता लेनी पड़ रही है। ए भी तो एक वर्ण ही है, तो और स्वर भी है। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ रही है वो क्या है? हमारा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े वो हो गया हमारा व्यंजन। एक दूसरी परिभाषा और भी निकल सकती है यहां से। वो क्या निकलेगी? जो स्वर की सहायता से वर्ण का निर्माण करे, वर्ण का निर्माण करे। जो स्वर की सहायता से किसका निर्माण कर रहे हैं? वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे? व्यंजन। यहां देखिए, जो स्वर की सहायता से, किसकी सहायता ले रहे हैं हम? यहाँ स्वर की। जो स्वर की सहायता से किसका निर्माण कर रहे हैं? इस वर्ण का। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यंजन। यानी जो स्वर की सहायता से वर्ण का निर्माण करे। ये देखिए, इन दोनों को मिलाया हमने तो निर्माण किसका हुआ है? यहाँ वर्ण का। वर्ण का निर्माण हुआ है ना। तो यही डेफिनेशन निकलेगी, जो स्वर की सहायता से किसका निर्माण कर रहे हैं? वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे व्यंजन। परिभाषा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था वर्ण। अब बताइए मुझे, कुल वर्ण जो है वो कितने होते हैं वो देखते हैं हम। क्या होते हैं वर्ण? स्वर, उसमें क्या जोड़ देंगे हम? व्यंजन और अयोगवाह, और हमारा आ गया संयुक्त व्यंजन, और एक आता है हमारा प्रक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये देखिए, वर्ण क्या है? स्वर,
व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त और उत्क्षिप्त, इन सब को मिला देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? वर्णों की टोटल संख्या। स्वर कितने पढ़े हमने? 11, जो कि हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या है? हमारे अयोगवाह। संयुक्त कितने होते हैं? 4, और उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। टोटल करो 52, यानी जो वर्णों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है? 52, जिसमें क्या होंगे हमारे? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, वर्णों की संख्या निकल के आई हमारे पास 52। अब ये देखिए, ये पढ़ने हैं हमें। स्वर हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन हमें अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह। अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं हम। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? हमने पढ़ा 4। 4 होते कौन से वो देखिए। अक्ष, त्र, अघ और श्र। ये देखिए, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये देखिए, किस किस से मिलकर बनता है ये अक्षर। आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखो। अक्ष, क्या साउंड निकल रही है? क श। क्या साउंड निकल रही है? क श। अक्ष, क और से की साउंड आ रही है क, और क्या लिखेंगे हम? स। अब देखिए, अक्ष, क और स, क भी व्यंजन, स भी व्यंजन, इसीलिए 2 व्यंजनों से मिलकर बना, इसलिए हम इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन से ही मिलकर बना है। अब श को भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक श कैसा होता है? ऐसा, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ए क्या है? हमारा स्वर। ए क्या है? हमारा स्वर। ठीक है, अक्ष बोल के देखिए, फिर उसको तोड़िए। अक्ष, क श, कैसे की साउंड आ रही है ना? क श। फिर अ, हलंत, क्योंकि ये यहाँ अलंत हलंत है तो स्वर ऐड होगा। अगर आप यहाँ ऐड नहीं कर रहे तो इसको हटा देंगे हम, हलंत को। आगे देखिए, त्र, इसको बोलते हैं त्रिशूल, है ना? त्र, किसकी साउंड आ रही है? त और र। किसकी साउंड आ रही है? त। त को हम ऐसे लिखेंगे, र को ऐसे। र हम पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आगे भी तोड़ना है तो र में क्या लग जाएगा? हलंत, और आगे क्या आ जाएगा? अ। अग, क्या बन रहा है? ये ज प्लस यो, तो इनमें हलंत और प्लस अ, अग। श्र, किसकी साउंड आ रही है? श और र। किसकी साउंड आ रही है? श और र, श्र। श कौन सा? ये वाला, प्लस र प्लस अ, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखिए, वर्ण क्या थे? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त और उत्क्षिप्त, सबको जोड़ दे तो हमारे क्या है? वर्ण है। वर्णों की संख्या, स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, अयोगवाह 2 है, संयुक्त 4 है, उत्क्षिप्त 2 है। सबको टोटल करेंगे तो आएगा 52। तो जो हमारे वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। अयोगवाह हम पढ़ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, अक्ष, त्र, घ और श्र। अक्ष, क और स, त्र, त और र, अज्ञ, ज और इय, श्र, स और र। अब आगे पढ़ते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त कितने लिखे हमने? कि उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से होते हैं वो देख लेते हैं अभी हम। अभी हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त शायद इतना ऊंचा दिखेगा नहीं आपको, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ।
उत्क्षिप्त व्यंजन। दो होते हैं, कौन से होते हैं? ड जिसके नीचे बिंदी आती है, और एक होता है ढ। ड और ढ, ये वाले बिंदी वाले, ये है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। दो होते हैं ड और ढ जिनके नीचे बिंदी आती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये बिंदी कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती। ये देखिए रूल नंबर 1, कोई भी शब्द जो ड और ढ से शुरू हो रहा है बिंदी नहीं आएगी। कैसे? देखिए ड से हम लिख देते हैं डमरू, ये आगे लिखवाऊंगी। कोई भी शब्द जो इनसे शुरू होता है बिंदी नहीं आएगी, बिंदी नहीं आएगी। कैसे? देखिए अब मैंने लिख दिया एक शब्द आपके सामने डमरू, और एक लिख दिया मैंने ढक्कन। अब बताइए मुझे, क्या डमरू में ड के नीचे बिंदी आएगी या ढक्कन में ड के नीचे बिंदी आएगी या नहीं आएगी? वो हम देखते हैं। हमने लिखा कोई भी शब्द जो ड और ढ से शुरू होता है बिंदी नहीं आएगी। ड से शुरू हो रहा है डमरू, तो बिंदी नहीं आएगी, बिंदी नहीं आएगी। ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन में क्या होगा? शुरू हो रहा है ना, बिंदी नहीं आएगी। यहां बिंदी जो है इस पे क्रॉस लगा देती हूं मैं, बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, डमरू में बिंदी नहीं आएगी क्योंकि शब्द कहां से शुरू हो रहा है? ड से। ढक्कन, ढक्कन में बिंदी नहीं आएगी क्योंकि शब्द कहां से शुरू हो रहा है? ढ से। पहला रूल तो ये कि जो शब्द ड और ढ से शुरू हो रहा है उसमें स्टार्टिंग में नीचे जो बिंदी है वो नहीं आएगी। डमरू और ढक्कन ऐसे आप कोई भी शब्द अपने माइंड में सोच सकते हैं जो इनसे स्टार्ट हो रहा है, और किसी में भी बिंदी नहीं आएगी। नंबर 2 जो इसका रूल है वो क्या है? कोई भी शब्द जो उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, वहां भी क्या होगा? बिंदी नहीं आएगी। जैसे मैंने लिख दिया निडर, यहां लिख देती हूं उपसर्ग में बिंदी, उपसर्ग लगा है तो बिंदी नहीं आएगी। उपसर्ग लगा है तो बिंदी नहीं आएगी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया निडर, निडर, निडर में क्या यहां बिंदी आएगी या नहीं आएगी? रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल, दूसरा, उपसर्ग लगा है तो बिंदी नहीं आएगी। और निडर, निडर में क्या है? उपसर्ग लगा है। उपसर्ग क्या है? नी, नी उपसर्ग है। यहाँ जो मूल शब्द है वो क्या है? डर, उसमें हमने उपसर्ग लगा दिया नी, निडर, बिना डर के। तो जो उपसर्ग लगा है तो क्या है? बिंदी नहीं आएगी, तो हम यहाँ भी बिंदी नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2, उपसर्ग लगा है तो बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड जो इसका है वो देखिए, नीचे लिख देती हूँ। थर्ड रूल क्या है? अंग्रेजी शब्द में, कोई भी अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में लिखा जाएगा बिंदी नहीं आएगी। अंग्रेजी शब्द में भी बिंदी नहीं आएगी। अंग्रेजी शब्द कैसे? जैसे कि मैंने लिख दिया रोड, और एक मैंने लिख दिया बोर्ड। अब बताइए, रोड, बोर्ड, क्या इनमें बिंदी आएगी? बताइए। रोड किसका शब्द है? अंग्रेजी का, तो बिंदी
नहीं आएगी। रोड अंग्रेजी का शब्द है तो बिंदी नहीं आएगी। यहाँ जो है जो बिंदी है वो नहीं लगेगी। बोर्ड, बोर्ड शब्द में बिंदी लगेगी? क्या बोर्ड शब्द में बिंदी लगेगी? बोर्ड, बोर्ड किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। अगर अंग्रेजी का शब्द है तो इसमें भी जो बिंदी है वो नहीं आएगी। एक और लिख देती हूं मैं आपके सामने, गुड़। गुड़, अब बताइए क्या गुड़ में बिंदी आएगी? क्या गुड़ में बिंदी आएगी? अब आप कहेंगे गुड़, गुड़ तो अंग्रेजी का शब्द है, तो मैं कहूंगी नहीं, गुड़ अंग्रेजी का शब्द कैसे नहीं है वो देखिए। गुड़ होता है ये GOOD, इसको इंग्लिश में गुड़ बोलते हैं हम, हिंदी में तो इसको गुड़ नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? अच्छा। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? अच्छा। तो जो ये गुड़ लिखा है वो अंग्रेजी वाला शब्द नहीं है, ये हिंदी वाला गुड़ है, गुड़ खाने वाला गुड़ है, ये अंग्रेजी वाला नहीं। तो गुड़ जो है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, तो यहां जो है बिंदी आएगी, यहां बिंदी आएगी। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा शब्द अंग्रेजी का है और कौन सा नहीं। गुड़, गुड़ का मीनिंग होता है अच्छा, वो इंग्लिश में गुड़ होता है, हिंदी में तो हम उसको अच्छा लिखते हैं, तो ये खाने वाला गुड़ है। और इस गुड़ में क्या आएगी? फिर बिंदी आएगी, क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है। नेक्स्ट आता है रूल हमारा, डबल कोई भी आ रहा हो, जैसे ड और ढ दो बार आ रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया उड्डयन। अब बताइए क्या उड्डयन में बिंदी आएगी या नहीं आएगी? बताइए क्या उड्डयन में बिंदी आएगी या नहीं आएगी? उड्डयन में बिंदी आएगी? बताइए। नहीं आएगी, क्योंकि डबल ड, जहां पर भी दो बार ड आ रहा है या डबल ढ आ रहा है, ढ दो बार आए किसी में ऐसे, या डबल ड आए हमारा, तो दोनों में ही जो है बिंदी नहीं आएगी, यहां जो है बिंदी नहीं आएगी। पांचवा जो इसका रूल है वो क्या कहता है? अनुस्वार, जहां कहीं भी ड से पहले ड से बाद में अनुस्वार आएगा वहां भी बिंदी नहीं आएगी। जैसे मैंने लिख दिया चंडी, और एक मैंने लिख दिया आडंबर। एक में तो ड से पहले अनुस्वार है, बोल के देखिए चंडी, ड से पहले न आ रहा है ना, तो ड से पहले अनुस्वार है। दूसरे में है आडंबर, ड के बाद अनुस्वार है, मैं की साउंड ड के बाद आ रही है, ड के बाद अनुस्वार है, यानी कि ड से पहले ड से बाद में अगर अनुस्वार है तो बिंदी नहीं आएगी। यहां भी क्या होगा? बिंदी नहीं आएगी, जो ये बिंदी है वो नहीं आएगी। अगर ऐसे ही ढ का कोई शब्द है, अगर ढ से पहले अनुस्वार है या ढ के बाद में अनुस्वार है, तो वहां भी बिंदी नहीं आएगी। क्लियर? अब कुछ इन 5 रूल के अलावा आप कोई भी शब्द अपने मन में सोच लो, 1000 लाख कोई भी, ये 5 रूल फॉलो करके देख लो, उनमें बिंदी नहीं आएगी। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, सब में बिंदी आएगी। कोई भी शब्द ले लो आप अपने माइंड में, इन रूल के अलावा सब में क्या होगा? बिंदी आएगी। जैसे मैं पूछती हूं आपसे अभी, चामुंडा, चामुंडा। एक मैंने पूछा आपसे लड़का, एक मैंने पूछा आपसे गोल्ड, ठीक है? इनमें बताइए मुझे क्या इनमें बिंदी आएगी या नहीं आएगी? एक और पूछ लेती हूं आपसे, सड़क, चमड़ा,
अब मुझे बताइए कहाँ बिंदी आएगी और कहाँ नहीं आएगी, वो देखते हैं। सबसे पहले चामुंडा, रूल लगा के देखेंगे हम पांचों। क्या हमने पहला रूल क्या है, कोई भी शब्द जो इनसे शुरू होता है बिंदी नहीं आएगी। क्या ये डे से शुरू हो रहा है? नहीं। क्या इसमें उपसर्ग लगा है? नहीं। क्या ये अंग्रेजी का शब्द है? नहीं। क्या इसमें डबल ड है? नहीं। लेकिन ड से पहले अनुस्वार है, पांचवा रूल। ड से पहले क्या है? अनुस्वार है। ड से पहले ऊपर बिंदी है, तो क्या कहता है ये रूल, बिंदी नहीं आएगी। अगर ड से पहले अनुस्वार है तो बिंदी नहीं आएगी, तो इसमें जो है बिंदी नहीं आएगी। ठीक है। फिर आता है लड़का। क्या लड़का शब्द ड से शुरू हो रहा है? नहीं। क्या लड़का में उपसर्ग है? नहीं। क्या लड़का अंग्रेजी का शब्द है? नहीं। क्या लड़का लड़के में डबल ड आ रहा है? नहीं। क्या कोई अनुस्वार है ड से पहले बाद में? नहीं। तो बिल्कुल बिंदी आएगी। यहां क्या है, बिंदी आएगी, क्योंकि पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है, तो ड में बिंदी आएगी। फिर देखते हैं हम गोल्ड। अब कहेंगे गोल्ड, क्या ड से शुरू हो रहा है? नहीं। क्या उपसर्ग लगा है? नहीं। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे गोल्ड तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन नहीं, गोल्ड अंग्रेजी का शब्द कैसे नहीं है। यहां देखिए, गोल्ड वो अंग्रेजी में गोल्ड होगा, GOLD। हिंदी में गोल्ड नहीं बोलेंगे, हिंदी में तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोना। क्या बोलेंगे? सोना। जैसे बोर्ड था, बोर्ड तो हिंदी में भी बोर्ड है, इंग्लिश में भी बोर्ड है, लेकिन गोल्ड, गोल्ड क्या है, अंग्रेजी में तो गोल्ड है ये, लेकिन हिंदी में गोल्ड नहीं, क्या बोलेंगे, सोना। तो क्या यहां बिंदी आएगी? क्या यहां बिंदी आएगी? बताइए मुझे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। सड़क। सड़क क्या ड से शुरू हो रहा है? नहीं। क्या कोई उपसर्ग है? नहीं। क्या अंग्रेजी का शब्द है? नहीं। क्या डबल ड है? नहीं। या फिर ड से पहले या बाद में अनुस्वार है? नहीं। तो बिल्कुल बिंदी आएगी, सड़क में बिंदी आएगी। उसके बाद चमड़ा। देखिए पहला रूल, क्या ड से शुरू हो रहा है? नहीं। कोई उपसर्ग लगा है? नहीं। अंग्रेजी का शब्द है? नहीं। डबल ड है? नहीं। ड से पहले या ड से बाद में कोई अनुस्वार है? नहीं। तो बिंदी आएगी। क्लियर हुआ कि कहां बिंदी आएगी और कहां नहीं आएगी। सिर्फ इन 5 रूल, जहां भी इनमें से कोई भी एक रूल मिल गया वहां बिंदी नहीं आएगी। इन 5 के अलावा कोई भी शब्द हो जिसमें ड और ढ आएंगे वहां बिंदी आएगी। आई होप क्लियर है। देखिए फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ, बिंदी वाले ड और ढ। अब ये बिंदी कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती। कोई भी शब्द जो इनसे शुरू हो रहा है बिंदी नहीं आएगी। कोई अंग्रेजी का शब्द है बिंदी नहीं आएगी। उपसर्ग है बिंदी नहीं आएगी। ड डबल ढ आ रहा है बिंदी नहीं आएगी। और अगला था ड से पहले या ड से बाद में अगर अनुस्वार है तो बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ हमने शब्द देखे कि कहाँ बिंदी आएगी और कहाँ नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या है? वर्णों की जो संख्या पड़ी थी तब बताया था ना, स्वर प्लस व्यंजन प्लस अयोगवाह प्लस संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त हम पढ़ चुके हैं, अयोगवाह हम पढ़ चुके हैं और स्वर हम पढ़ चुके हैं। बचा हमारा उसका बीच का व्यंजन, जो कितने व्यंजन थे? 33। वो 33 जो व्यंजन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कैसे, कौन से होते हैं? देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ,
ड ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प प ब भ म। ये देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। ये देखिए 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं। वर्गीय वर्गीय हो गए ना स्क्वायर। जब कॉलम में भी 5 हो और रो में भी 5 हो तो हम टोटल संख्या निकालने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। तो पंजो पंजो कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई हमारी 25। काउंट कर सकते हैं आप 5 10 15 20 25। या ऐसे भी देख सकते हैं हम 5 इधर है 5 इधर है 25 हो गए। इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्या बोल देते हैं, वर्गीय व्यंजन, या फिर हम बोल देते हैं इनको स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन कह दो, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर है, वर्ग के फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्गीय बोल देते हैं। वर्गीय व्यंजन है, या फिर स्पर्श व्यंजन भी हम इसको बोल देते हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। कितने हो गए हमारे टोटल 25। पढ़ने कितने हमें 33, क्योंकि 52 में से बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, 33 रहते हैं वो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें से 25 तो हो गए वर्गीय और स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व। य र ल व ये क्या कौन से होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन बोलेंगे हम इनको, अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से, स श श और ह। श श स ह ऊष्म व्यंजन, या हम इसको बोल सकते हैं संघर्षी। वो स्पर्श था, ये संघर्षी है। ये ध्यान रखना इस चीज को। कितने हो गए हमारे 25 ये थे, 4 ये हो गए 29 और 4 ये हो गए, कितने हो गए हमारे टोटल 33। तो ये है हमारे व्यंजन 33। क से लेकर मैं तक, क च ट त प, कचट तप हम इसको बोल देते हैं ऐसे, कचट तप। तो ये जो 25 है ये कौन से हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन, या जिसको हम बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व। थ से ध्यान रखना, थ को हम इतना मिटा देंगे क्या बनेगा, य वाले इसमें आएंगे अंतस्थ में। ये सिर्फ एक लॉजिकल है भाई, लॉजिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। थ य से बनेगा ना, थ ऐसे कर देंगे तो थ बन गया, हटा देंगे तो य, यानी कि ये थ आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ य से स्टार्ट होगा, य वाले य र ल व। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्ष कौन करते हैं भाई, किसान करते हैं जो हल चलाते हैं, है ना। ह संघर्षी में है आएगा, है वाले कौन से, स श श ह। ऊष्म गर्मी भी किसान को ही लगती है, किसान खेत में काम करता है, संघर्ष करता है, गर्मी लगती है, हल चलाता है ना। स श श ऐसे याद रख लेना, श श श
संघर्षी, संघर्ष कौन करते हैं? किसान। कब? हल चलाते हुए। ह, संघर्ष वाले में कौन सा आएगा? ह। जब है याद आ जाएगा तो श स श ह अपने आप याद आ जाएंगे आपको। उष्म व्यंजन स श श ह, जिसको हम क्या बोल देते हैं? संघर्षी। ये 33 क्लियर। अब जो हमने पढ़ी थी वर्णों की संख्या, कितनी पढ़ी थी? 52। कैसे पढ़ी थी? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त, और एक पढ़ा था हमने उत्क्षिप्त। ये पढ़े थे हमने। स्वर हमने पढ़े 11, वो हम कर चुके हैं। व्यंजन है 33। 33 कैसे है? 25 तो हो गए वर्गीय या स्पर्शी, 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन य र उष्म या संघर्षी होते हैं हमारे श स श ह। ये हो गए हमारे 4। टोटल हो गए हमारे व्यंजन 33। अयोगवाह 2 होते हैं अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त होते हैं 4 अक्षर त्र अज्ञ और श्र। फिर होते हैं उत्क्षिप्त ड और ढ, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। ये और देख लेना, य और व अर्ध स्वर भी बोलते हैं हम इनको। अर्ध स्वर किसको बोलते हैं हम? य और व को। य और व को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, पूछा जा सकता है। अर्ध स्वर कौन से? य और व अर्ध स्वर। आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। मिट गया भाई। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब उच्चारण के आधार पर हमने स्वर का वर्गीकरण भी पढ़ा था, सेम वैसे ही हम उच्चारण के आधार पर अब किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे? व्यंजन का। वो कैसे? देखिए, कंठ सबसे पहले, फिर क्या था? तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ को पढ़ा था हमने के, तालु को पढ़ा था टी, मूर्धा को पढ़ा था एम। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा। दंत, ओष्ठ। उसके बाद क्या आएगा? दोनों को मिला जुला, साइड में यहां लिख देती हूं, दंत ओष्ठ। और फिर आएगा हमारा नासिका। अब देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका, ये होंगे हमारे उच्चारण के आधार पर। अब इनमें आएंगे कौन से वो देखिए। पहले हम एक बार स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े थे अभी हमने? 25, जिसको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वो लिख लेते हैं एक बार हम। क, ख, ग, ख, ग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये देखिए, कै, इसको हम बोल देते हैं कै वर्ग। क्या बोल देते हैं भाई? कै वर्ग। च को च वर्ग, ट को ट वर्ग, त को त वर्ग, और प को हम बोल देते हैं प वर्ग। ठीक है। क को
क वाली लाइन को क वर्ग, च वाली लाइन को च वर्ग, ट वाली लाइन को ट वर्ग, त वाली लाइन को त वर्ग और प वाली लाइन को प वर्ग। ये हम पढ़ देते हैं। अब देखिए कंठ में क्या आएगा, क से कंठ, क से क वर्ग। यहां से सेम सीक्वेंस में चलेगा, सेम ऐसे ही। कंठ में क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, एक सीक्वेंस में रखेंगे, ट वर्ग आएगा, फिर आएगा हमारा त वर्ग और फिर आएगा हमारा प वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? ये सीक्वेंस याद रखनी है। क कबूतर की हमें याद ही है, बस क, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 याद रखने आपको। कंठ थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, तालु, फिर यहाँ मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। सेम यहाँ सीक्वेंस, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहां तक क्लियर? आगे देखिए। अब ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन थे जो 25 के 25। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था लास्ट पिछली स्लाइड में? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे? य, र, ल, व। एक छोड़ दो ऊपर से, इसको छोड़ दो, कंठ को क्या नीचे से शुरू कर दो, य, र, ल, बस यहां तक। ओष्ठ पे नहीं जाना है। य, र, ल, यहाँ एक और आएगा अब हमारा, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है दंतोष्ठ, वह चला जाएगा यहाँ। ओष्ठ में नहीं आएगा, दंतोष्ठ में आएगा व। दंतोष्ठ में क्या आएगा? व। देखिए एक छोड़ दिया ऊपर से, यहां से स्टार्ट करेंगे य, र, ल, फिर यहाँ एक छोड़ के दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में जाएगा व, य, र, ल, व। ठीक है। अब आगे देखिए, अंतस्थ हो गए, फिर पढ़ा था हमने, क्योंकि 33 थे ना, 25 तो ये हो गए थे, 4 ये थे य, र, ल, व, 29 हो गए, 33 थे, 4 और रह गए। वो कौन से थे हमारे? ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्ष, किसान, हल, हल चलाते हैं, स, 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 ह, वो वाले। तो फिर वही यही सीक्वेंस, यहाँ एक छोड़ दो, स, श, स। अब देखिए प में कोई आएगा ही नहीं, दंत में एक ही था वह, तो है बच गया हमारा। है कहाँ चला जाएगा? किसान के पास। हल कौन चलाता है? किसान। यानी क से किसान, क से कंठ, क वर्ग है आ जाएगा हमारा ऊपर। अब आपसे कोई पूछ ले वह कहाँ आएगा, तो आप क्या कहेंगे? भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं आता, हमें बस टेबल बनानी आती है, बीच से हम नहीं बना सकते। अगर आपको टेबल बनानी आ गई फिर आप कुछ भी पूछ लो, हम कुछ भी बता सकते हैं। तो आप टेबल बनानी सीख लो, कोई भी कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो टेबल ऐसे ही बनेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका। कंठ में क वर्ग, फिर च, ट, त, प, एक सीक्वेंस चलेगी। फिर य वाले बच गए, क्योंकि हमने 25 तो ये पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, 4 हमने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। एक छोड़ दो ऊपर से, य, र, ल, वह दंतोष्ठ में जाएगा। फिर बच गया हमारा संघर्षी ऊष्म व्यंजन, वही फिर सीक्वेंस, ऊपर से एक छोड़ दो, स, श, स। है कहाँ जाएगा? किसान के पास। हल, हल कौन चलाता है? किसान चलाता है। क वाले में है चला जाएगा ऊपर। ये टेबल बन गई हमारी। ओष्ठ में सिर्फ आएगा प वर्ग, दंतोष्ठ में आएगा व। अब बच गया नासिका। नासिका नाक से बोले जाने वाले जो कौन से होंगे? अनुस्वार, यानी कि हर एक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां कौन सा? ये वाले, ये कहाँ आएंगे? नासिका में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का 5वां हमने पढ़ा था ना, नासिका नाक से बोले जाने वाले, अनुस्वार नाक पे गुस्सा सवार। तो नाक वाले जो अनुस्वार की जिसकी बिंदी आएगी वो बोले जाएंगे नासिका से।
वो कौन से है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अंग, इ, अण, न और म। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो है वो किस में आएगा? नासिके में आएगा। किस में आएगा? नासिके में। और नासिके वालों को ही हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब आप कहेंगे मैम अनुस्वार में तो ऊपर अंक की बिंदु आती है, इनमें तो नहीं है। इनकी ही बिंदी आएगी। जो आप लिखते हैं ना कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया कंकर, तो ये बिंदी किसकी है? वो इन पांचों में से ही किसी एक की होती है। इसको हम बोल के देखेंगे तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है, हम तो ऐसे पढ़ेंगे कंकर, तो आप कहेंगे न की बिंदी है। जरूरी नहीं है न की बिंदी हो, हमें ये चेक करना पड़ेगा वो बिंदी इन पांचों में से किसी एक की है। वो बिंदी क्या है? इन पांचों में से किसी एक की है। वो हम पढ़ेंगे अभी कि ये बिंदी किसकी लगेगी। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा नासिके में आएगा। नासिके वालों को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार, जिसमें ऊपर अंक की बिंदु लगती है। तो ये जो ऊपर अंक की बिंदु लगती है वो हम पढ़ेंगे अब कि इन पांचों में से किसकी है वो। आगे बढ़ते हैं। एक हमने स्वर में भी पढ़ा था ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसमें दंतोष्ठ नहीं था, कि उसमें था कंठ, कंठ तालव्य, और एक था कंठोष्ठ। फिर आगे नासिका था। वो दोनों आप कंपैरिजन में भी याद रख सकते हैं कि किसमें क्या था। उसमें क्या आएगा? कंठ में एक बार बता देती हूँ, अगर यहाँ स्वर भी ऐड कर दें तो क्या आएगा? उच्चारण के आधार पर हमने स्वर का वर्गीकरण भी पढ़ लिया। उच्चारण के आधार पर हमने किसका वर्गीकरण पढ़ा? भी व्यंजन का। स्वर का क्या था हमारा? कंठ में क्या था? अंग, ए, आ और अह, ये था। तालु, टी से तालु, टी से ताई, क्या पढ़ा था हमने? ई और ई। मूर्धा, मूर्धा में क्या पढ़ा था हमने? मूर्धारी, यानी कि री, ऋषि, मूर्धा री। फिर आएगा दंत, दंत से स्वर कोई भी नहीं था। जब दंत ही नहीं है तो यहाँ दंतोष्ठ भी नहीं आएगा। यहाँ क्या था? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कौन से थे? ए और आई। कंठ ओष्ठ, ओष्ठ रह गया क्या यहाँ बीच में? ओष्ठ रह गया भाई बीच में, ओष्ठ। ओष्ठ में था हमारा ऊ, जिसको बोलते टाइम हमारे ओठ राउंड राउंड हो रहे थे, ऊ, ओष्ठ। कंठ तालव्य ए और आई, और एक बच गया हमारा कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ में था हमारा ओ और औ। ठीक है। और एक बच गया हमारा लास्ट नासिका। नासिका, नासिका में क्या था? अनुस्वार, अंक की बिंदी, अंग ऊपर। इसमें क्या आएगा? दंतोष्ठ था। इसमें दंतोष्ठ में क्या है? व, और फिर आ गया हमारा नासिका। नासिका में क्या था? प्रत्येक वर्ग का पांचवा, यानी कि अंग, इ, अण, न और म। ये देखिए, ये कंपैरिजन है। उच्चारण के आधार पर ये है व्यंजन का वर्गीकरण, और ये था उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहां तक सेम चलेगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ में यहाँ क वर्ग और ह, तालु में च वर्ग य और स, मूर्धा में ट वर्ग र और स, दंत में त वर्ग ल और स, ओष्ठ में प वर्ग। यहाँ कंठ में तालु री से ताई, ई याद रखना, मूर्धा री र, इसमें भी र आएगा। दंत में कुछ नहीं है, दंत
के बाद आया ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आएगा, जिसमें होठ हमारे राउंड राउंड हो रहे हैं बोलते टाइम, वो था हमारा ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ये थोड़ा सा यहाँ बीच में डिफरेंस है, यहाँ आएगा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में आएगा व, और यहाँ आएगा हमारा कंठ ओष्ठ और कंठ तालव्य। दंत ओष्ठ क्यों नहीं आया, क्योंकि दंत से कुछ बोला ही नहीं जा रहा, तो कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ आएंगे, उसमें आएंगे छोटा ए और बड़ा ए और छोटा ओ और औ। और नासिका में बच गया इसमें अंग, और इसमें आएंगे प्रत्येक वर्ग का 5वां। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था उच्चारण के आधार पर। उसमें मैंने आपको सिखाई थी ये टेबल बनानी, और आज की क्लास में हमने सीखी है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन की टेबल कैसे बनेगी। ठीक है, कैसे कंठ, कैसे कैवर्ग, यहाँ लिख लेना कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यहाँ लिखेंगे क च ट त प वर्ग। फिर बनाएंगे हम टेबल में य र ल, वह जाएगा दंतोष्ठ में। फिर ऊपर से एक छोड़ के स श है बच गया, है जाएगा किसान के पास कंठ कै वर्ग में, दंतोष्ठ में वह है ही, और नासिका में बच गया प्रत्येक वर्ग का 5वां। ये टेबल है हमारी उच्चारण के आधार पर व्यंजन, और ये है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्लियर? यहाँ दंतोष्ठ आता है और यहाँ आता है कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, ये याद रखना। दंतोष्ठ में वह था, ये अलग है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, नासिका में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां। कौन सा 5वां? ये इया इया अण्या न और म, प्रत्येक वर्ग का 5वां। ये प्रत्येक वर्ग का 5वां, ये किससे बोला जाएगा? नासिका से। क्या था इसका उच्चारण स्थान? नासिका। क्या था? नासिका। और नासिका में हम पढ़ते हैं अंक की बिंदी, जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार, यानी कि नाक पे गुस्सा सवार। अब ये देखिए, इन 5 की जो बिंदी है वो किस रूप में आएगी और कैसे आएगी, वो हम अभी पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया कंकर। क्या लिखा मैंने? कंकर। अब ये आप इसको उच्चारण करके देखो, आप क्या बोलेंगे? कंकर। क्या बोलेंगे हम उच्चारण में? कंकर। तो आप कहेंगे ये बिंदी तो न की है। किसकी कहेंगे आप? ये बिंदी न की है। लेकिन मैं कहूंगी नहीं, ये न की नहीं है, ये बिंदी किसकी है, यही हमें पता लगाना है। देखिए, एक बार मैं साइड में लिख देती हूँ। क ख ग ख और अंग, ट ठ ड, नहीं ट कहां से आ गया, च च छ ज झ और इया, ट ठ ड ढ और अण। आज ये मार्कर नहीं चल रहा भाई। त थ द ध न प फ ब भ और म। ठीक है, नासिका में क्या था? प्रत्येक वर्ग का 5वां ये। और जो मैंने कंठ तालु मूर्धा भी पढ़ाया था, उसमें जो क वर्ग लिखा था ना, उसमें ये पूरा नहीं था, वो यहां तक था। ये 4 क वर्ग का मतलब ये 4, च में ये 4, ट में ये 4, त वर्ग में यहां तक और प वर्ग में यहां तक, ये अलग था। ये आएगा आपका नासिका में प्रत्येक वर्ग का 5वां। अब बताइए मुझे, कंकर में बिंदी जो है वो किसकी है, कैसे पता लगाएंगे? हम देखेंगे बिंदी के बाद वाला शब्द। बिंदी के बाद क्या है भाई? क। क की लाइन में 5वां, क की लाइन में 5वां क्या है? ये। तो जो ये बिंदी है ना ऊपर, वो किसकी है? इसकी है, अंग की। क्लियर हुआ?
कंकर में अंग की बिंदी कहाँ आ रही है? यहाँ हम देखेंगे बिंदी के बाद वाला। बिंदी के बाद क्या है? क। क की लाइन में पांचवा अंग है, तो जो ये बिंदी है वो किसकी हुई? अंग की। अब मैंने लिख दिया कंपन। कंपन, कंपन में बताइए किसकी बिंदी है? बिंदी के बाद क्या रहा? प की लाइन में पांचवा क्या है? म। तो ये बिंदी किसकी हुई? म की। किसकी हुई? म की। फिर मैंने लिख दिया आपके सामने चंचल। चंचल। अब बताइए चंचल में किसकी बिंदी है? आप बोल के देखेंगे तो आप कहेंगे चंचल न की बिंदी है जी। क्या कहेंगे बच्चे? न की बिंदी है, लेकिन न की नहीं है। इस बिंदी के बाद देखिए क्या आया? च। च की लाइन में पांचवा देखो इया। तो ये बिंदी किसकी है भाई? ई की है। किसकी है? ई की। चंचल इया। अब मान लो मैंने लिख दिया योगेंद्र। क्या लिखा मैंने? योगेंद्र। अब बताइए जो ये बिंदी है इसके बाद क्या है? द की लाइन में पांचवा क्या है? न। तो ये बिंदी किसकी है आपकी? न की। ऐसे पता लगाते हैं हम, ठीक है, कि बिंदी किसकी है। योगेंद्र, बिंदी के बाद द की लाइन में पांचवा न। ये बिंदी किसकी हुई? न की। किसकी हुई? न की। लिख दिया टंकी। अब बताइए टंकी में कौन सी बिंदी है? बिंदी के बाद क्या लिखा हुआ? क की लाइन में पांचवा देखेंगे हम अंग। तो जो ये बिंदी है वो किसकी हो जाएगी? इस अंग की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? नासिका पढ़ा था हमने। नासिका में हर प्रत्येक वर्ग का पांचवा। ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा अंग की बिंदी के रूप में, यानी अनुस्वार के रूप में। क्योंकि हमने पढ़ा था नासिक के क्या होता है? जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि, और नाक से कौन से बोले जाते हैं? अनुस्वार। नाक पे गुस्सा सवार, जिसमें क्या लगती है? ऊपर अंग की बिंदु। अनुस्वार जिसमें लगता है। अब ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये बिंदी के रूप में आएंगे आपके, ये अनुस्वार के रूप में आएंगे। और ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो वो ये बिंदी है ये किसकी है। बिंदी के बाद वाला अक्षर देखेंगे और उसी लाइन में उसका पांचवा, वो बिंदी उसकी है। क्लियर यहां तक? अभी मार्कर भी हमारा नहीं चल रहा है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी करेंगे हम कल। थोड़ा सा टॉपिक और रहता है प्राणतव के आधार पर, घोष, सघोष, ये 2-4 इसी के पॉइंट है, वो हम करेंगे कल की क्लास।